दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ये 3 पार्ट्स में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योर फियर्स जो है वो क्या होते हैं, किस प्रकार के फियर्स या किस प्रकार के डर एक एंटरप्रेन्योर के मन में होते हैं और उनमें से अधिकतर डर जो है वो आधारहीन होते हैं। तो उन डरों से न डर करके किस प्रकार से अपने काम को आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसे 11 पॉइंट्स मैंने लिए हैं कि जो एक एंटरप्रेन्योर के, एक एसएमई एंटरप्रेन्योर्स के जो डर होते हैं और उन 11 डरों के बारे में किस प्रकार का माइंडसेट बनाया जाए और किस प्रकार से उनके बारे में सोचा जाए, किस प्रकार से उनका निदान निकाला जाए। तो एक एक करके ये 11 हम पॉइंट्स जो है वो लेंगे। एंटरप्रेन्योर फियर्स पार्ट 1 में हम 3 पॉइंट्स लेंगे, पार्ट 2 में 4 पॉइंट्स लेंगे और पार्ट 3 में भी हम 4 पॉइंट्स लेने वाले हैं। सो आइए एक एक करके डायरेक्टली हम कूद पड़ते हैं विषय पर और एक एक करके इन सब के ऊपर में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो फियर है वो है फियर ऑफ सेइंग नो। ना नहीं कह पाने का, ना नहीं कह पाना या ना कहने से डरना, ये जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट फियर होता है। याद रखिए दोस्तों, अगर आपने हमारा 5 डे कोर्स किया है तो हमने बिजनेस मॉडल, बिजनेस ट्रायंगल जो है वो एक बनाया है। तो उस 3 ट्रायंगल में 3 चीज़ें क्या होती है कि एक तरफ ऊपर है क्वालिटी, एक तरफ नीचे है प्राइस और एक तरफ दाहिनी तरफ है हमारा सर्विस। तो क्वालिटी हम देते हैं कस्टमर को, एक प्राइस देते हैं कस्टमर को और एक सर्विस देते हैं। ये तीनों में से ही कोई 2 चीज़ें ही हम दे पाते हैं। ये हमारा कस्टमर पर्सोना होता है कि हमारा कस्टमर कौन से फील्ड का है। अगर आप क्वालिटी और सर्विस दोनों हाई देते हैं तो फिर प्राइस लो नहीं हो सकता। अगर आप हाई क्वालिटी लो प्राइस में देते हैं तो सर्विस कमज़ोर होगी, फिर वो सर्विस आप नहीं दे पाएंगे। आप तीनों ही नहीं दे सकते, तीनों में से कोई 2 ही आपको चुनना है। अगर आप प्राइस और लो प्राइस में हाई सर्विस अगर देते हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अगेन ये बिजनेस मॉडल ट्रायंगल में जो कस्टमर, जो ट्रायंगल में से जो मॉडल हमने अपने लिए चुना है उसमें का कस्टमर ही हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और बाकी के कस्टमर्स को हमको नो बोलना पड़ेगा या फिर उनको हमारा मॉडल जमेगा नहीं। तो इस डर से कि ये कस्टमर चला जाएगा, जो कस्टमर हमारे मॉडल में फिट नहीं बैठता उसको भी हम ले लेते हैं और अंततः हम भी दुखी होते हैं और कस्टमर भी जो है वो दुखी होता है। तो इस तरीके का ना हो, इसलिए ये बिजनेस मॉडल ट्रायंगल में जो हमारा फिट बैठता है वो ही हम ले। उस समय हमको लग सकता है कि हमारा कस्टमर जो है वो जा रहा है, लेकिन जो हमारे मॉडल में फिट बैठता है वही कस्टमर अगर हम लेते हैं और बाकी के कस्टमर से जाने से हम डरते नहीं हैं। यस, जो कस्टमर हमारे मॉडल में फिट बैठता है, यानी अगर हम हाई क्वालिटी दे रहे हैं, हाई सर्विस दे रहे हैं जिसके कारण हमारा प्राइस लो नहीं है, पर जो कस्टमर को हाई क्वालिटी और हाई सर्विस ही चाहिए, उस कस्टमर को जी जान लगा के पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, जी जान लगा करके उसके साथ में आगे बिजनेस स्थापित करने के लिए। वहां पर अगर आपको थोड़ा बहुत अगर डिस्काउंट करना पड़े या करना पड़े तो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कस्टमर, याद रखिए, कोई भी व्यक्ति जिसको आपकी सर्विसेज की जरूरत है वो आपका आइडियल कस्टमर हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये एक चीज को आप जरूर बहुत ध्यान से समझें। इसी को कहते हैं स्पेशलाइजेशन। कई बार जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स में बिल्कुल क्लैरिटी होती है कि वो किस तरह के, किस चीज़ के स्पेशलिस्ट है। अगर आप ईएनटी वाले, कान नाक गले वाले डॉक्टर के पास अगर अपनी टूटी हुई हड्डी लेकर के जाते हैं तो वो नहीं देखेंगे आपको। अगर एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप अपनी आंख का प्रॉब्लम दिखाने के लिए जाते हैं तो वो नहीं देखेंगे। उनको इस बात का फिक्र नहीं होता कि पेशेंट जा रहा है, उनको अपनी स्पेशलिटी का ही पेशेंट से उनको मतलब होता है। और एक स्पेशलिटी यानी जो आपके उस स्पेशलिटी में आपकी जो एक्सपर्टीज है उसमें जो फिट बैठता है, उस क्लाइंट को आप, उस क्लाइंट के लिए आप जो हो सकता है वो करें, लेकिन उस स्पेशलिटी के बाहर का जो क्लाइंट है उसके लिए आप डरिए मत कि अगर वो कहीं चला जाता है तो, क्योंकि वो इन द फर्स्ट प्लेस ही आपका क्लाइंट जो है वो नहीं था। अगला एक पॉइंट होता है फियर ऑफ, जो है फियर ऑफ सेइंग नो में फियर ऑफ नेगोशिएशन। तो नेगोशिएट करने में कई बार हम जो है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और अपनी प्राइस को लो कर देते हैं। याद रखिए, आपने जो अपना एक प्राइस पॉइंट चुना है आपके सब खर्चे को वहन करने के लिए और आपको एक डिसेंट प्रॉफिट देने के लिए, आपने जो प्राइस पॉइंट चुना है वो बिल्कुल सही है। आपको कस्टमर के प्रेशर में, कस्टमर के नेगोशिएशन में अपना प्राइस कम नहीं करना है, पर अपनी प्राइस में जो बेस्ट सर्विस या एक्स्ट्रा सर्विस आप क्या दे सकते हैं इस बात पे आप नेगोशिएट करें। प्राइस लो करने पर नेगोशिएट
निगोशिएट ना करें, नहीं तो एक इतना बुरा प्रेसिडेंट बनेगा कि और आपकी रेपुटेशन एक ऐसी हो जाएगी कि ये महंगा बताते हैं और बार्गेन करने पर ये प्राइस लो कर देते हैं। ऐसी अगर आपकी रेपुटेशन बन गई तो मान के चलिए कि बहुत दिक्कत आपको बाद में होने वाली है। तो अपनी रेपुटेशन प्राइस कम करने वाले की मत बनाइए, अपनी रेपुटेशन ऐसे बनाइए कि प्राइस तो मेरा यही रहेगा, इसमें क्या बेस्ट मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, क्या कुछ और एडिशनल सर्विसेज मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, क्या सपोर्ट मैं आपको दे सकता हूं एट द सेम प्राइस। प्राइस कम मत कीजिए, प्राइस के अगेंस्ट जो आप सर्विसेज और सपोर्ट और ऑफर दे रहे हैं उस पर निगोशिएट कीजिए, ये है। फिर एक चौथा रहता है कस्टमर अनरीजनेबल डिमांड्स करता है, तो अनरीजनेबल डिमांड्स के आगे हम लोग जो है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। अनरीजनेबल डिमांड्स के ऊपर में मैं कस्टमर डिमांड्स के ऊपर में पॉइंट नंबर 2 जो है वो हमारा, उस पर मैं बात करूँगा। तीसरा एक और ये होता है कि इंसिस्टिंग ऑन टॉकिंग टू यू ओनली, कस्टमर आप ही से बात करना चाहता है, आपकी टीम से बात नहीं करना चाहता, राइट। ये एक इशू होता है, क्योंकि होता क्या है कि जब हमने अपने बिजनेस को शुरू किया है, जब हमने अपने व्यवसाय को शुरू किया, उस समय हम आगे रहते हैं, हर बार हम ही आगे रहते हैं, हर फोन हम ही रिसीव करते हैं, हर कस्टमर को हम ही रिसीव करते हैं, हर चीज़ जो है वो हम ही करते हैं। और चूंकि हर बार हमारा ही फेस बिजनेस का फेस बन जाता है और बिजनेस का फेस हमारा फेस बन जाता है, तो ये आदत हमने ही लगाई है अपने कस्टमर को कि आपका जो कुछ भी है वो मैं देखूंगा। अब धीरे धीरे जिस प्रकार से बिजनेस का विस्तार हो रहा है, उस प्रकार से अब आप पर्सनलाइज सर्विस हर एक को नहीं दे पाएंगे और आपको डिपार्टमेंट्स और सिस्टम सेट करके फोन्स रिसीव करना, कस्टमर्स को रिसीव करना, कस्टमर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई ना कोई आपका मैनेजर करेगा या कोई ना कोई आपका टीम मेंबर करेगा। ऐसी अवस्था में अगर पुराना क्लाइंट है या अच्छा क्लाइंट है, वो अगर इंसिस्ट करता है कि नहीं मैं तो इतने सालों से उनसे बात करता आया हूँ, शर्मा जी जो मालिक है धंधे के, उन्हीं से बात करता आया हूं, तो अब भी मैं उन्हीं से बात करूंगा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट में हम कमजोर पड़ जाते हो, बोलते ठीक है इस कस्टमर का कॉल आएगा तो मैं ही रिसीव करूंगा। और धीरे धीरे फिर ये होता है कि फिर वापस पुरानी स्थिति में आज पहुंच जाते हैं और हर एक कॉल आप ही रिसीव कर रहे हैं, आपके पास टाइम बचता नहीं और बिजनेस को ऑटोमेट करने का, बिजनेस को एक्सपैंड करने का कोई स्कोप आपके पास में नहीं बचता है। ऐसे कस्टमर्स जो इंसिस्ट करते हैं कि आपसे बात करें, वो अगर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है तो एक बार आप फ़ोन ले लीजिए और आप यही कहे कि ये ठीक है, मैं वो जो मैनेजर जो है मैं उसी से पूछ करके बताता हूँ। तो कस्टमर को लगेगा कि ये भी अल्टीमेटली उसी मैनेजर से पूछ करके बता रहे हैं, तो अगर मैं इनको कॉल करता हूँ तो फिर ये मैनेजर से पूछेंगे, फिर मैनेजर इनको बताएगा और फिर ये मेरे को बताएंगे, तब तक तो देर हो जाएगी। तो इसीलिए डायरेक्टली मैनेजर से ही बात कर लेना जो है वो उचित रहेगा। इसीलिए धीरे धीरे फिर आपके कस्टमर्स डाइवर्ट होने लगेंगे। आप अपना फ़ोन नंबर भी जो है वो चेंज करके अपना पर्सनल फ़ोन नंबर सबको मत दीजिए। आपका जो फ़ोन नंबर है अभी का फ़ोन नंबर, वो बिजनेस का फ़ोन नंबर बन जाने दीजिए, जिस पे मैनेजर जो है वो रिसीव करेगा। ऐसे इसमें कुछ इमोशनल ड्रामा भी हो सकता है कि हाँ भैया अब तो शर्मा जी बड़े आदमी बन गए, अब तो क्यों अपना फ़ोन नंबर अब किसी और को दे दिया, अब तो भैया मैनेजर रिसीव करता है, भैया बड़े आदमी हो गए, ये वो, इस तरह की बातें भी सब होंगी। लेकिन आपको डरना नहीं है। अगर आपकी डायरेक्टली बात होती भी है तो आपको बिल्कुल पोलाइटली और बिल्कुल शांत तरीके से बोलना है कि जी हाँ साहब, अभी बिजनेस हमारा बढ़ गया है और इसलिए हर क्लाइंट को संभालना मेरे बस की बात नहीं है, हर एक फ़ोन कॉल रिसीव करना मेरे बस की बात नहीं है, और इसीलिए आपको बेहतर सेवा मिल सके इसलिए एक स्पेशल आदमी मैंने बिठा के रखा हुआ है जो तुरंत आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, जो तुरंत आपकी रिक्वायरमेंट को जो है वो पूरा करेगा। राइट। तो इस प्रकार से आप जो है कस्टमर को धीरे धीरे कन्विंस करके उनको समझ में आ जाएगा कि आपको अब कॉल करके मतलब नहीं है, त्वरित और क्विक सेवा चाहिए तो आपके क्लाइंट को ही वो कॉल करेंगे। याद रखिएगा, अगर किसी तरीके से आप तक पहुंच भी जाते हैं तो आप यही बोलिए कि मैं अपने उस मैनेजर से पता करके बताता हूं। वहां पर उनको थोड़ी देर हो सकता है तो रोक के रखिए, अल्टीमेटली उनको रियलाइज होने दीजिए कि इस कंडीशन में ज़्यादा समय लग रहा है, तो डायरेक्टली मैनेजर से बात करना ही उचित रहेगा और धीरे से फिर वो मोल्ड भी हो जाएंगे। पर शुरुआत में ये रेजिस्टेंस आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये आदत किसने लगाई है कि हर कॉल आप ही रिसीव करें? आपने ही लगाई है। तो फिर आप ही को ये आदत हटाने के लिए इस तरह का कुछ प्रयास जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है। अब कई बार हमको कस्टमर को ना कहना पड़ता है कि वो जो प्राइस पॉइंट बोल रहा है उसके लिए ना कहना, ये पर्टिकुलर एडिशनल सर्विस वो मांग रहा है या एडिशनल डिस्काउंट ये मांग रहा है, जो भी मांग रहा है, तो उसके लिए ना कहना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो राइट साइड में ये होता है 5 ways टू से नो। ठीक है। इसमें आप तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ब्रीफली मैं बोलता हूँ कि
ना कहना पोस्टपोन मत कीजिए, वहीं के वहीं आपको ना कहना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना डिले करेंगे उतना कस्टमर मान के चलेगा कि हाँ ये मेरा बात मान गए हैं, और बाद में उतना ज़्यादा आपको डिफिकल्ट पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, जो क्लियर और रियल रीज़न है वही बताइए, इधर उधर की बातें घुमा करके मत बताइए, क्योंकि उससे अगेन आपकी स्थिति गड़बड़ होगी, आपकी रेपुटेशन खराब होगी अगर आप घुमा फिरा के बोलते हैं, है ना। सीधा बोलो, खुश रहो, खरा खरा बोलो और खुश रहो, ये आपका फंडा जो है वो होना चाहिए। शुरुआत में ज़रूर थोड़ा सा ऑड आपको लगेगा, लेकिन धीरे से एक साफगोई वाले व्यक्ति की आपकी जो है पहचान बनेगी, एक खरा खरा बोलने वाले व्यक्ति की आपकी पहचान बनेगी, और आपका ट्रस्ट जो है उस प्रकार से जो है वो बढ़ेगा। ठीक है। अगेन, बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप क्यों ना बोल रहे हैं, या एक या दो वाक्यों में क्लियर रियल रीज़न जो है वो बताइए, और उसके बाद में अपनी बातचीत जो है वो ख़त्म कीजिए। दूसरा, अगर आप आगे बात करना ही चाहते हैं तो ये बात तो मैं नहीं मान सकूंगा, पर जी हाँ, आप इसकी जगह ये पर्टिकुलर दूसरी चीज़ मैं कर सकता हूँ। जैसे आप ये डिस्काउंट बोल रहे हैं, तो ये मैं डिस्काउंट तो एकोमोडेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अगर नहीं होगी तो हम ही आपको सर्विस नहीं दे पाएंगे। पर जी हाँ, ठीक है, मैं इतना कर सकता हूँ कि आपकी वारंटी जो है मैं 6 महीने और एक्स्ट्रा बढ़ा करके दे सकता हूँ। आपकी 1 साल की वारंटी उसको मैं 1.5 साल कर सकता हूँ। तो एक ऑल्टरनेटिव दीजिए जिससे उसको लगे कि हाँ चलो कुछ तो इन्होंने किया। प्राइस पर निगोशिएट और अनरीजनेबल डिमांड्स को जो है वो मत ये किए। और देखिए, अल्टीमेटली आपको बिजनेस करना है, आपका कस्टमर तो आपको निचोड़ डालेगा अगर आप अपना हक अगर नहीं रखते हैं। तो अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, अगर आपकी सर्विसेज अच्छी है, आप अनाप शनाप प्राइसेस अगर नहीं लगाते हैं, तो कस्टमर को अल्टीमेटली आप ही के पास आना पड़ेगा। सो फियर ऑफ सेइंग नो, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, आइए हम लोग आते हैं दूसरे फीचर पे, फियर ऑफ कस्टमर डिमांड्स या फियर ऑफ अनरीजनेबल कस्टमर डिमांड्स। अनरीजनेबल कस्टमर डिमांड्स। तो प्रेशर ऑफ क्रेडिट, एक तो ये रहता है कि प्रेशर ऑफ क्रेडिट, और ये हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमको लगता है कि अगर मैंने नहीं दिया तो कॉम्पिटिटर जो है वो क्रेडिट पे दे देगा। याद रखिए, कॉम्पिटिटर भी क्रेडिट पे ही देगा, और अगर आप क्रेडिट पे माल देते हैं तो अपने धंधे को नुकसान की तरफ लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट की भी गंदी आदत आपको भी लग जाती है और कस्टमर को भी लग जाती है। आप जहां से माल लेते हैं वो आपको कितना समय देता है पेमेंट करने का, वो आपसे तुरंत पेमेंट लेता है। उसके आपका सप्लायर जो है वो आपसे तुरंत पेमेंट लेता है, और या तो एडवांस में ले लेता है या उसके पेमेंट टर्म्स के हिसाब से आपको उधर पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है ना। अगर आप उससे बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं तो क्रेडिट से दूर, मुझे क्रेडिट में दो और मैं बाद में दूंगा, तो आपको ना कहने से वो नहीं चूकेगा। वही अगेन जो पॉइंट नंबर 1 मैंने बोला था, आपका सप्लायर आपको साफ मना कर देगा कि नहीं ये हमारे पेमेंट टर्म्स है, इस पेमेंट टर्म्स में अगर आप नहीं ले सकते तो हम आपके साथ धंधा नहीं कर सकते। तो अगेन, जब आपको एडवांस में वहां पर पेमेंट करना है या आपको एक निश्चित समय के अंदर आपके सप्लायर को पेमेंट करना ही है, तो आप अपने कस्टमर को क्यों नहीं निश्चित समय का अवधि देंगे। मैं नहीं बोलता कि हर चीज आप एडवांस में ही बेचिए, लेकिन एक निश्चित समय, 15 दिन का समय या 20 दिन का समय निश्चित रखिए, और उतने समय में आप जो है अपना पेमेंट ले लीजिए। और अगर 15 दिन का समय, तो ऐसा नहीं कि 15 दिन के बाद में रिमाइंडर, 15 दिन का समय तो 10वें दिन से रिमाइंडर देना जो है वो शुरू कर दीजिए। इस बात से बिल्कुल न डरें कि कॉम्पिटिटर तो उधारी में दे देगा। कॉम्पिटिटर उधारी में ही देगा और वो अपना धंधा बर्बाद करेगा। उधारी में लेना और उधारी में देना आपके कॉम्पिटिटर के बिजनेस के लिए भी खतरनाक है, और जिसको वो उधारी दे रहे हैं उसके भी बिजनेस के लिए खतरनाक है। मार्केट में अच्छे लोग हैं जो टाइम से पेमेंट करते हैं, मार्केट में अच्छे लोग हैं जो एक बिजनेसमैन के रूप में आपकी इज्जत करते हैं, उनके साथ में धंधा कीजिए। कॉम्पिटिटर क्रेडिट पे दे रहा है, उसका आप जो है बिल्कुल ना डरिए, बल्कि कॉम्पिटिटर के पास जाने दीजिए अपने ऐसे कस्टमर को जो क्रेडिट 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 बोलता है। आप कॉम्पिटिटर के पास जाने दीजिए, कॉम्पिटिटर का धंधा खराब होगा, आप अपना धंधा जो है सही बना के रखिए। क्योंकि याद रखिए, अगर पेमेंट आपको लेट मिलता है, अगर आपको पेमेंट मान लीजिए 6 महीने बाद, जो पेमेंट 6 महीने बाद मिलता है उसकी वैल्यू 0 होती है, 0 के बराबर, 0। क्योंकि तब तक प्रेशर इतना बढ़ चुका होता है कि वो पैसा आते ही घप से कहीं पर जो है वो घुस जाता है। तो इसलिए
क्रेडिट का प्रेशर जो है आप मत लीजिए, क्रेडिट पे मत दीजिए, और अगर देते भी हैं तो निश्चित पेमेंट टर्म्स रखिए कि 20 दिन के अंदर या 25 दिन के अंदर पेमेंट आ जाना चाहिए। जिस प्रकार से आपका सप्लायर आपको टर्म्स देता है उस प्रकार से आप अपने कस्टमर को दीजिए। याद रखिए, वो धंधा करने बैठा है तो आप भी धंधा करने बैठे, और जो आपकी मजबूरियों की रिस्पेक्ट नहीं करता, जो आपकी परेशानियों को रिस्पेक्ट नहीं करता और समझता नहीं है, उसके साथ धंधे में आप कभी ग्रो हो ही नहीं सकते। उसी प्रकार से लो प्राइस की फिक्र मत कीजिए। कॉम्पिटिटर अगर अपना प्रॉफिट काट काट के दे रहा है तो अल्टीमेटली वही अपना नुकसान कर रहा है। अगर वो लो प्राइस में दे रहा है तो वो क्वालिटी और सर्विस दे ही नहीं पाएगा, अल्टीमेटली उसके धंधे का भट्टा बैठेगा। इसलिए आप डरे नहीं, आप अपना प्राइस पकड़े, आप अपना प्राइस लो ना करें, आप निगोशिएट इस बात पे करें, जैसा कि पॉइंट नंबर 1 में कहा था कि साहब प्राइस तो यही रहेगा, इसमें मैं और एडिशनल आपके लिए क्या सर्विस से सपोर्ट कर सकता हूँ ये मुझे बताइए। तो इस बात में ये कीजिए, इस बात पे आप बात कीजिए, और इस बात पे पोलाइट बट फर्म आप जो है वो रहिए, ठीक है। देन कैश क्रेडिट, कैश डीलिंग, सॉरी कैश डीलिंग, जीएसटी। अरे साहब कैश में कर लेते हैं, नहीं तो इतना जीएसटी लग जाएगा। कदापि नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि आने वाले समय में जितना ज़्यादा आप कैश डीलिंग आज कर रहे हैं उतनी ज़्यादा आपको बाद में प्रॉब्लम आने वाली है। जीएसटी घटा करके या जीएसटी बचा करके धंधा आप कर ही नहीं सकेंगे, और पूरा कैश का लोड अगर बढ़ जाता है तो कैश के लोड को आप खर्च भी नहीं कर पाएंगे, कहीं पर दिखा नहीं पाएंगे। सरकार इधर से नहीं तो उधर से, नहीं तो इधर से नहीं तो उधर से आपको पकड़ ही लेगी, और आप अपने बच्चों को, आप अगली पीढ़ी को एक एकदम रद्दी धंधा जो है वो देंगे, गलत आदतों वाला, कैश वाला, जीएसटी बचाने वाला, इनकम टैक्स जो है वो चोरी करना, जीएसटी चोरी करना, ये वो सब वाला ऐसा रद्दी धंधा अपने अगली पीढ़ी को मत दीजिए। क्लियर कट टर्म्स रखिए, क्लियर कट अपना धंधा रखिए। जो लोग अच्छा धंधा करना चाहते हैं उनके साथ में धंधा कीजिए, और जीएसटी का पूरा सब वाइट में कीजिए, पूरा सब शोन अकाउंट रखिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में रहिए, ताकि आप भी चैन से सोएं और बाद में आपके बच्चों को एक अच्छा धंधा मिले, हेडेक वाला धंधा ना मिले। नहीं तो आपके बच्चे ही आपको गालियां देते रहेंगे आपके मरने तक और आपके मरने के बाद भी। तो ये चीज़ एक बहुत ज़रूरी है। इनकम टैक्स और जीएसटी आप किसी भी तरीके से इससे बच ही नहीं सकते, क्योंकि अब सब जो है कंप्यूटराइज सिस्टम आने के बाद में 1 सेकेंड में आपका पूरा कच्चा चिट्ठा जो है वो निकल जाएगा। और इसीलिए क्लाइंट अगर आप लूज भी करते हैं तो इट इज़ वर्थ लूजिंग सच ए क्लाइंट जो जीएसटी नहीं पटाना चाहता। वो क्लाइंट आपका है ही नहीं, वो अपने कॉम्पिटिटर के पास जाने दीजिए और दोनों को एक दूसरे का धंधा बर्बाद करने दीजिए। ऐसे क्लाइंट को लूज करना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि कुछ कैश लेने के चलते जीएसटी की चोरी करना और ये वो करना। आगे चल के कैश का सिस्टम बंद होने वाला है और आप बहुत गहरी मुसीबत में जो है वो पड़ जाएंगे। सो अगेन, फियर नंबर 1 था फियर ऑफ सेइंग नो, फियर नंबर 2 था फियर ऑफ कस्टमर डिमांड्स। तो ये वाला जो है अत्यंत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं कहना चाहता था। तीसरा फियर है फियर ऑफ चेंज, ठीक है। जब भी हमारा कोई सॉफ्टवेयर चेंज होता है तो बहुत उथल पुथल होती है। जब भी कोई हमारा नया एसओपी हम लगाते हैं, 5 डे कोर्स में आप जो भी करते हैं, नया सिस्टम बनाने के लिए मैं कहता हूँ, काम डेलीगेट करने के लिए मैं कहता हूँ, स्ट्रैटेजी शीट जब हमारी बनती है, स्ट्रैटेजी शीट जब हमारी बनती है, और अगर आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें क्या है, एसओपी क्या है, स्ट्रैटेजी शीट क्या है, तो आप हमारे 5 डे के कोर्स दी क्लॉकवर्क एंटरप्रेन्योर में आइए, और ये सब चीज़ें वहाँ पर हम आपको बहुत डिटेल में और बहुत आसान तरीके से हम लोग आपको समझाते हैं। जब भी हम अपना बिजनेस मॉडल चेंज करते हैं या किसी भी प्रकार का परिवर्तन जब भी हम अपने बिजनेस में लेकर के आते हैं, या जब हमने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाया, जब हमने कस्टमर जर्नी के हिसाब से पूरा एक एक चीज़ एसओपी लिखना शुरू किया, तो ये जो हमारे पुराने लोग हैं या भी एग्जिस्टिंग लोग भी हैं, क्योंकि उनको काम भी करना है और एट द सेम टाइम चेंज से भी डील करना है। याद रखिए, चेंज इज़ द बिगेस्ट चांस, जैसा कि यहाँ पे चित्र में हमको दिख रहा है, राइट। तो इसमें जो है बहुत सारे चेंजेस के कारण उथल पुथल हो जाता है आपकी ज़िंदगी में, और आपकी टीम नहीं मानती है, आपकी टीम उसको रिजेक्ट कर देती है, आपके घर वाले भी उसको रिजेक्ट कर देते हैं, हर तरीके से आपको रिजेक्शन ही मिलता है। और इसमें अपना संयम बना करके रखना, ऐसी अवस्था में अपना जो है वो अंदर का जोर बना करके रखना, और इंसिस्ट करना कि यस, ये चेंज जो है हमारी बेहतरी के लिए, लॉन्ग टर्म में हमारी बेहतरी के लिए, इसलिए शॉर्ट टर्म जितना भी डिस्कम्फर्ट हो हम सहने के लिए तैयार हैं।
जब आपका सॉफ्टवेयर चेंज होता है। फॉर एग्जांपल आप माई बिल बुक से किया करते थे, उसके बाद में अब आप टैली से कर रहे हैं, तो टैली का नया सिस्टम जब तक लोग सीख नहीं लेते, जब तक वो पूरी तरह से समझ में नहीं आता, तब तक भारी उथल पुथल जो है वो मचती रहती है। पर किसी भी कंडीशन में आपको बिना डरे इन सब चीज़ों को आगे करते रहना है। जब भी आप स्ट्रैटेजी शीट मीटिंग करते हैं और स्ट्रैटेजी शीट के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, तो अधिकतर लोग आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। ये भी हो सकता है कि कुछ आपके टीम मेंबर्स छोड़ के चले जाएं, उस उथल पुथल में हो सकता है कि कुछ क्लाइंट्स भी आपके छोड़ करके चले जाए, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये इतना बेनिफिशियल है कि आपको डरना नहीं है किसी भी कंडीशन में। और सिर्फ ये बिजनेस प्रोसेस की ही बात नहीं है, ये बात जो है पर्सनल लाइफ चेंजेस भी जब आप करते हैं अपने लाइफ में, जब कुछ चेंजेस लेकर के आते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज आपने शुरू किया, तो शुरुआत में बॉडी बहुत बुरी तरह से रिवोल्ट करती है कि भाई ये क्या कर रहा है, तो क्योंकि बॉडी को आराम की आदत है। जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोई भी नई आदत आप डालते हैं, सुबह जल्दी उठने की आदत, रात को जल्दी सोने की आदत, कोई नया डाइट आप लेते हैं, तो शुरुआत में दिक्कतें होती ही हैं। और परिवर्तन का नियम है कि शुरुआत में दिक्कतें होती हैं। बड़ा सक्सेस कुछ ही लोगों को इसलिए मिलता है क्योंकि चेंज को बर्दाश्त कर पाना हर एक की बस की बात नहीं होती है। कोई नया रिलेशनशिप में आप जाते हैं, कोई भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल या स्पिरिचुअल आप चेंज अपने लेकर के आते हैं, कोई भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम के हिसाब से अपने बिजनेस को रीमॉडल करते हैं या अपने लाइफ को रीमॉडल करते हैं, तो शुरुआत में हमेशा दिक्कतें होती ही हैं। और ये किस प्रकार से दिक्कतें होती हैं, आइए चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो चेंज ऑफ स्टेटस को, मतलब अपनी ज़िंदगी एक इससे चल रही है, राइज नहीं हो रही, लो भी नहीं हो रही है। ये अब जो है जोन ऑफ डिसरप्शन, जैसे ही हम कोई नया चेंज लेकर के आते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, कोई नया एसओपी लाया, कोई नया तरीके से काम करना शुरू किया, कोई नई मशीन आई, कोई नई टेक्नोलॉजी आई, तो पहले जोन ऑफ डिसरप्शन होता है। पहले जोन ऑफ डिसरप्शन होता है, ठीक है, कि जोन ऑफ डिसरप्शन में पहले सब कुछ नीचे चला जाता है। ये वैसा ही है जैसा जब हम अपने घरों में वाइट वॉशिंग कराते हैं, ठीक है, जब अपने घर को हम दीवालों को पेंट करते हैं, सब कुछ उतार के रखना पड़ता है। और घर की कैसी स्थिति हो जाती है जब हम वाइट वॉश करते हैं, राइट, जब हम घर को पेंट करते हैं तो सब कुछ नीचे आ गया। खाना कहीं बन रहा है, सो कहीं रहे हैं, 4-5 दिनों तक, 7-8 दिनों तक जब तक पेंटिंग चल रही है, डिपेंडिंग की आपके घर में सामान कितना है, घर कितना बड़ा है, धूल यहाँ पड़ी हुई है, सीढ़ी लगी हुई है, ये है, और घर कितना गंदा दिखता है कुछ दिनों का। यही है जोन ऑफ डिसरप्शन। लेकिन चूंकि कुछ दिन की तकलीफ होगी इसलिए आप घर को पेंट करवाना तो नहीं छोड़ते, क्योंकि हमको पता है कि घर एक बार जो पेंट हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म में कितना सुंदर दिखेगा, कितना कन्वीनियंट हो जाएगा, घर की सफाई हो जाएगी, सब कुछ ही हो जाएगी। इसलिए ये जोन ऑफ डिसरप्शन बहुत ज़रूरी है। और ये जोन ऑफ डिसरप्शन जब पार हो जाता है तो धीरे धीरे नए सिस्टम से लोग एडॉप्ट होने लगते हैं। जिनमें दम नहीं है वो लोग या तो भग जाते हैं या थोड़ा सा कूड़ते चिढ़ते ही सही, लेकिन वो जोन ऑफ धीरे धीरे एक एक्सेप्टेंस आते जाता है, जोन ऑफ एडॉप्शन आता है, ग्राफ हमारा पूरा फिर बढ़ता है और उसके बाद फिर तेज़ी से ऊपर जाता है, जैसे कि इस ग्राफ में आप जो है वो देख रहे हैं, ठीक है। सो पेन, याद रखिए कि जो भी चेंज है, चेंज इज ऑलवेज पेनफुल इन द बिगनिंग, जैसे पी यहाँ पर दिख रहा है। जब आप चेंज लेकर के आते हैं, पेनफुल इज ऑलवेज, चेंज इज ऑलवेज पेनफुल इन द बिगनिंग, इट इज़ मेसी, एब्सोल्युटली मेसी। पूरा घर जब वाइट वॉश कराते हैं तब कैसा पूरा घर हो जाता है, वैसे ही अपनी कंपनी में भी चेंज हमको देखने को मिलता है और वैसे ही सब कुछ जो है गड़बड़ दिखता है। कस्टमर कंप्लेन करता है, क्लाइंट कंप्लेन करता है, आपके टीम मेंबर्स कंप्लेन कर रहे हैं, बिल्कुल मेसी रहता है बीच में, और अंततः इट इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल इन द एंड। इसीलिए इस चित्र में आपको PMB ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है, करेक्ट है। सो चेंज मैनेजमेंट जो है, यहाँ पे इस स्क्रीन को यहाँ पर आप इसको फ्रीज करके यहाँ पे नीचे जो जो लिखा हुआ है आप उसको देख भी सकते हैं। सो चेंज मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर हमारे बिजनेस को हमको ग्रो करना है तो, ठीक है। सो चेंज मैनेजमेंट बहुत, क्योंकि पब्लिक, आपकी क्लाइंट्स, आपके ये हमेशा आपको बोलते रहेंगे अरे पहले का ही ठीक था, पहले ही कर लेते तो अच्छा था, ये था, पहले जैसा ही सिस्टम ज़्यादा ठीक था, अभी देखो क्या हाल हो गया है, पहले तो ये फ़ायदा था, अब तो ये भी नहीं हो रहा है, ये वो, ऐसा सब चीज़ आपको सुनने को मिलेगी। क्योंकि एक बात याद रखिए, आप जो है यहाँ से जोन ऑफ स्टेटस को से जोन ऑफ डिसरप्शन में आ गए, और यहाँ पे जहाँ आपको ये एरो दिख रहा है, बैंगनी रंग का एरो दिख रहा है, वहाँ से अगर आप घबरा करके वापस स्टेट ऑफ
जोन ऑफ स्टेटस को में अगर चले गए तो फिर कोई नया चेंज लाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए हिम्मत करके आगे बढ़ते रहिए, धीरे धीरे आपको एक्सेप्टेंस मिलेगा और फिर बाद में आप जोन ऑफ बेटर परफॉर्मेंस की तरफ जो है वो बढ़ते रहेंगे। मेरा कहने की बात यह है डियर फ्रेंड्स कि ये पार्ट 1 में हमने ये 3 चीज़ें डिस्कस की हैं जो एंटरप्रेन्योर फियर्स होते हैं और उनसे कैसे पार पाना। नंबर 1 वाज फियर ऑफ सेइंग नो, नंबर 2 वाज फियर ऑफ अनरीजनेबल कस्टमर डिमांड्स और नंबर 3 फियर ऑफ चेंज। ये 3 हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए। पार्ट 2 में अगले 4 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। हमारा 5 डे कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे जो लिंक दिया हुआ है उसको भी आप क्लिक करके आप देख सकते हैं हमारा जो कोर्स है, और उसको जो लेटेस्ट अगला कोर्स जो होने वाला है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबके लाइफ और बिजनेस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में मैं आपसे विदा लेता हूं। पार्ट 2 में हम 4 और पॉइंट्स के साथ में फिर से मिलेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।